नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 21 अप्रैल 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे और दैनिक क्विज के अंतिम भाग में आज के प्रमुख तथ्य की हम चर्चा करेंगे। आज के दैनिक क्विज को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप सभी जानते हैं आगामी 2022 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए लगभग 40 दिन बचे हुए हैं। इन बचे हुए दिनों में सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आप किस रूप में करें जिससे आपको अंतिम रूप में निश्चित सफलता मिल पाए, इसके संदर्भ में रोहित कुमार सर के द्वारा एक वर्कशॉप का संचालन किया जाएगा 24 अप्रैल 2022 को सायंकाल 4 बजे। यह 1 घंटे का वर्कशॉप होगा। इस वर्कशॉप के माध्यम से अंतिम 40 दिनों में प्रारंभिक परीक्षा में निश्चित सफलता के लिए किस रूप में प्रयास किए जाएं, वह रोहित कुमार सर के द्वारा रणनीति के रूप में बताया जाएगा। इस वर्कशॉप में भाग लेने के लिए आप अभ्यर्थियों को निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है। रजिस्ट्रेशन के संबंध में लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन निःशुल्क में कराएं और रोहित कुमार सर के द्वारा संचालित इस वर्कशॉप का लाभ लेकर अंतिम 40 दिनों में अपनी तैयारी के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा में निश्चित सफलता के लिए अपने प्रयास को आप आगे बढ़ाएं। आज के दैनिक क्विज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। आयुष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 2014 में आयुष विभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत था, लेकिन अब आयुष मंत्रालय के रूप में एक स्वायत्त मंत्रालय है। भारत में चिकित्सा की परंपरागत पद्धतियों को आगे बढ़ाने के लिए 1995 में प्रमुख रूप से सरकार की तरफ से एक विभाग की स्थापना की गई थी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, यानी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां और होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी, प्रमुख रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन। 2003 में इसका नाम बदलकर आयुष विभाग कर दिया गया। इसी के बाद 2014 में इस विभाग को एक अलग से पूर्ण मंत्रालय का दर्जा स्वतंत्र रूप से दे दिया गया। पहला कथन सत्य है। दूसरा, आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं और संबंधित मामलों के ऑनलाइन लाइसेंस हेतु एक ई औषधि पोर्टल चलाता है। ऑनलाइन माध्यम से आयुष से संबंधित दवाएं और अन्य जो मामले हैं उनके संबंध में लाइसेंस की स्थितियां बने। तीसरा, आयुर्वेद के चिकित्सकों को भारत में किसी भी प्रकार की सर्जरी करने की अनुमति नहीं है। ध्यान रखें, आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं उनको विभिन्न प्रकार की जो सर्जरी है वह करने की एक तरह से अनुमति है। ऐसा नहीं है कि उनको किसी भी तरह की सर्जरी की अनुमति नहीं है, लेकिन विशेष प्रकार की कुछ सर्जरी है जिसे करने के लिए उनको अनुमति दी गई है। इस आधार पर तीसरा कथन हमारा गलत है। पहला और दूसरा कथन सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर है ए। केवल 1 और 2 सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है, भविष्य में आयुष वीजा जारी किया जाएगा जिसके माध्यम से मेडिकल टूरिज्म यानी चिकित्सा पर्यटन जो भारत में है उसको मजबूत किया जाए। यानी आयुष से संबंधित जो परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें चिकित्सा पर्यटन की जो स्थिति है उसको मजबूत किया जाएगा। इसके लिए इस प्रकार का आयुष वीजा भविष्य में सरकार की तरफ से जारी करने की उम्मीद है। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान का 20वां संशोधन है जिसे 20A के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखें, यह श्रीलंका के संदर्भ में है जहां पर संविधान में अलग अलग रूप में जो संशोधन है वह सरकारों के द्वारा किए गए हैं। इस आधार पर हमारा उत्तर है डी। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के द्वारा यह कहा गया है कि जो 20वां संविधान संशोधन है जिसे अक्टूबर 2020 में लाया गया था उसमें एक तरह से संशोधन किया जाएगा और राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनको कम किया जाएगा। हम ध्यान रखें, 19वां संशोधन 2015 में जब लाया गया था वहां पर राष्ट्रपति की शक्तियां घटाई गई थी और 20वें संशोधन अक्टूबर 2020 के माध्यम से शक्तियां पुनः बढ़ा दी गई थी। उसको कम करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है और माना यह जा रहा है कि 21वां संविधान संशोधन जो लाया जाएगा उसके माध्यम से प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ाई जाएंगी और राष्ट्रपति की शक्तियां कम की जाएंगी। इस तरह का एक प्रस्ताव प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के द्वारा कहा गया है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। P75 परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रोजेक्ट 75 का उद्देश्य कलवरी वर्ग की 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का निर्माण करना है जो स्कॉर्पियन क्लास पर आधारित हैं, जिन्हें मझगांव डॉक लिमिटेड में बनाया जा रहा है। पहला कथन सत्य है, इस तरह की 6 पनडुब्बियों का जो निर्माण है वह मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, सबमरीन वार्क सीर P75 के तहत बनने वाली
स्कॉर्पियन श्रेणी की अंतिम पनडुब्बियों में से एक है। ध्यान रखें, प्रोजेक्ट 75 में इस तरह की 6 पनडुब्बियां बननी थी। सबमरीन वागसीर इसमें 6वीं पनडुब्बी है। इस आधार पर दूसरा कथन हमारा सत्य है। तीसरा, मझगांव डॉक लिमिटेड ने P75 के तहत बनी सभी पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया है। ध्यान रखें, प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत जिन 6 पनडुब्बियों का निर्माण करना था, उनके लिए जो तकनीक है वो विदेशों से एक तरह से यानी बाहरी देशों की कंपनियों से प्राप्त करके तब पनडुब्बी का निर्माण भारत में किया जाएगा, यानी स्वदेशी तकनीक का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस आधार पर तीसरा कथन गलत है। 1 और 2 सत्य हैं। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है ए, केवल 1 और 2 सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि सबमरीन वागसीर 6वीं पनडुब्बी है जिसे P75 का जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत निर्मित किया जा रहा है। यह प्रमुख रूप से आक्रामक हमला करने वाली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। जब हम P75 की बात करते हैं तो यह एक दूसरी परियोजना है। इसी के साथ साथ P75I एक दूसरी और परियोजना है जिसके माध्यम से भारत में घरेलू माध्यम से जो भी पनडुब्बियां उनका निर्माण किया जाएगा। लेकिन प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें कि जो टेक्नोलॉजी है इसके लिए वह विदेशी कंपनियों से प्राप्त करके भारत में पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। और इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो जब हम P75 प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो मझगांव डॉक लिमिटेड को इसके एक तरह से अधिकार दिए गए, उसके द्वारा इन पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। अगर हम P75 परियोजना में देखें तो सबमरीन वागसीर के पहले INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS वेला, इनको एक तरह से नौसेना में शामिल कर दिया गया है। आगे चलकर सबमरीन वागसीर के जो ट्रायल है वो 12 से 18 महीने के अंदर किए जाएंगे और जब ट्रायल पूरे हो जाएंगे उसके बाद इसे भारतीय नौसेना में जो पश्चिमी कमांड है उसमें शामिल किया जाएगा। आज के चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, मिशन का लक्ष्य 100 शहरों को आत्मनिर्भर शहरी विकास के रूप में विकसित करना है। पहला कथन सत्य है। स्मार्ट सिटीज मिशन का लक्ष्य यही था कि 100 इस तरह के शहर विकसित किए जाएं। दूसरा, मिशन में प्रत्येक स्मार्ट शहर के लिए एकीकृत आदेश और नियंत्रण केंद्र स्थापित करना शामिल है। दूसरा कथन सत्य है। तीसरा, महामारी के दौरान इन केंद्रों ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए युद्ध कक्ष के रूप में भी काम किया। कोविड-19 की महामारी के समय इस प्रकार के जो 100 स्मार्ट शहर बन रहे थे, वहां पर जहां जहां एकीकृत आदेश और नियंत्रण केंद्र स्थापित थे, उन्होंने महामारी के समय एक तरह से एक वॉर रूम या युद्ध कक्ष की तरह काम किया और कोविड-19 में जो भी स्थितियां हो सकती हैं उनका सामना किया। तीसरा कथन भी सत्य है। तीनों कथन सत्य हैं। इस आधार पर हमारा उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि जिन 100 स्मार्ट सिटी को भारत में बनाने के लिए बात चल रही है उनमें से 80 ऐसे स्मार्ट सिटी हैं जहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित कर दिया गया है। कोविड-19 के समय इन सेंटर को एक वॉर रूम की तरह उपयोग किया गया और कोविड-19 में जो भी एक तरह से स्थितियां हैं उनका सामना करने के लिए इसका प्रमुख रूप से उपयोग किया गया। आज के हम अगले प्रश्न को देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के मुख्य आयोजक थे। हम ध्यान रखें, उन्होंने उत्तर प्रदेश नहीं बिहार में प्रमुख रूप से स्वतंत्रता का हमारा जो प्रथम संग्राम था 1857 में, वहां पर एक तरह से भाग लिया था। इस आधार पर पहला कथन गलत है। दूसरा, वह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के उज्जैनिया वंश से थे। हम ध्यान रखें, जगदीशपुर बिहार में भोजपुर में स्थित है और वहां पर परमार राजपूतों के जो उज्जैनिया वंश हैं उनसे संबंधित थे वीर कुंवर सिंह। दूसरा कथन हमारा सत्य है। तीसरा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। वीर कुंवर सिंह के योगदान को एक तरह से सम्मान देने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। इस आधार पर हमारा उत्तर है बी, केवल 2 और 3 सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि आगामी 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह की जयंती है और उस उपलक्ष्य में बिहार में भोजपुर में जगदीशपुर, जहां से प्रमुख रूप से वो संबंधित थे, वहां पर एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन करने की संभावना है। दैनिक क्विज के अपने दूसरे भाग में हम विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आज हमने 2020 में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। प्रश्न को हम देखते हैं। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाथी समूह की नेता मादा होती है। ध्यान रखें, हाथियों के जो झुंड होते हैं उसमें सबसे अधिक उम्र की जो मादा होती है वह प्रमुख रूप से उस हाथी समूह की एक तरह से नेता होती है।
पहला कथन सत्य है। दूसरा, अधिकतम गर्भधारण अवधि 22 महीने हो सकती है। स्तनधारियों में अगर हम अधिकतम गर्भधारण की अवधि देखें तो यह 18 से 22 माह की है और यह प्रमुख रूप से भारतीय हाथियों के संदर्भ में है। इस आधार पर दूसरा कथन सत्य है। तीसरा, एक हाथी सामान्य रूप से केवल 40 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह सकता है। हाथियों के संदर्भ में अगर हम औसत आयु की बात करें तो 40 से 65 वर्ष हो सकती है। तीसरे कथन में केवल 40 वर्ष की जो समय सीमा दी गई है वो गलत है। 40 वर्ष से ऊपर भी हाथी हो सकते हैं। इस आधार पर तीसरा कथन असत्य है। चौथा, भारत में हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या केरल में है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट है उसके अनुसार सबसे अधिक भारत में हाथियों की संख्या कर्नाटक में है 6049, उसके बाद असम में 5719 और तीसरे स्थान पर केरल है 3054। इस आधार पर चौथा कथन हमारा गलत हो जाता है। केवल पहले और दूसरे कथन सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है ए, केवल 1 और 2 सत्य हैं। दैनिक क्विज के तीसरे भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं। आज हम गुरु तेग बहादुर के जीवन के संदर्भ में बात करेंगे। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु हैं, जिन्हें प्रमुख रूप से धर्मांतरण के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए जाना जाता है, क्योंकि प्रमुख रूप से मुगल सम्राट औरंगजेब के समय धर्मांतरण की स्थितियां काफी बड़ी हुई थी और उसके लिए गुरु तेग बहादुर को प्रमुख रूप से याद किया जाता है। गुरु तेग बहादुर की 401वीं जयंती को मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से एक संबोधन देंगे। गुरु तेग बहादुर का जन्म 21 अप्रैल 1621 को अमृतसर में माता नानकी और छठे सिख गुरु गुरु हरगोबिंद के यहाँ हुआ था। गुरु हरगोबिंद के द्वारा प्रमुख रूप से मुगलों के खिलाफ एक सेना खड़ी की गई थी और उन्होंने ही योद्धा संतों की एक जो अवधारणा है उसको सिख धर्म में प्रमुख रूप से आगे बढ़ाया। गुरु तेग बहादुर का प्रारंभिक बचपन भाई गुरुदास के संरक्षण में अमृतसर में बीता, जहां उन्होंने गुरुमुखी, हिंदी, संस्कृत और भारतीय धार्मिक दर्शन सीखा। इसी के साथ साथ बाबा बुद्ध ने उनको तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया। केवल 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक मुगल सरदार के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया था। उनकी बहादुरी और तलवारबाजी के हुनर देखकर उन्हें तेग बहादुर का नाम दिया गया। गुरु तेग बहादुर का विवाह 1632 में करतारपुर में माता गुजरी से हुआ था और बाद में वे अमृतसर के पास बकाला के लिए रवाना हो गए। बकाला में ही आगे चलकर उनका प्रमुख रूप से जीवन बीता। सिख धर्म में अगर हम गुरु परंपरा की बात करें तो चौथे सिख गुरु गुरु रामदास के बाद गुरु का जो पद है वह वंशानुगत हो गया। और इस आधार पर अगर हम देखें, गुरु तेग बहादुर के बड़े भाई गुरुदत्त की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई। इस आधार पर 1644 में जो गुरु का पद है वो उनके 14 वर्षीय बेटे गुरु हरराय के पास गया। 1661 में 31 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक गुरु हरराय इस पद पर बने रहे। गुरु हरराय ने अपनी मृत्यु के बाद अपने 5 वर्षीय पुत्र गुरु हरकृष्ण को उत्तराधिकारी बनाया। गुरु हरकृष्ण की मृत्यु 1664 में हुई और वह तब 8 वर्ष के भी नहीं थे। इस आधार पर अगर हम देखें तो उत्तराधिकार की जो स्थिति है वो गुरु के पद में गुरु तेग बहादुर के पास जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब गुरु हर कृष्ण से उनके उत्तराधिकारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बाबा बकाला का नाम लिया और यह प्रमुख रूप से गुरु तेग बहादुर के लिए ही कहा जाता है। आगे चलकर अगर हम देखें तो गुरु हरकृष्ण ने सीधे तौर पर किसी भी व्यक्ति का एक नाम नहीं लिया था, इसीलिए कई लोगों का नाम गुरु के लिए आगे आया। लेकिन आगे चलकर अंतिम रूप में गुरु तेग बहादुर को गुरु का पद मिला और वे करतारपुर साहिब में प्रमुख रूप से जाकर उन्होंने गुरु के रूप में अपने कार्य को आगे बढ़ाया। औरंगजेब के शासनकाल में धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है वो तेजी से बढ़ रही थी और उन्होंने गुरु तेग बहादुर पर भी इस्लाम धर्म को स्वीकार करने का एक दबाव बनाया, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने इसके लिए इनकार कर दिया। आगे चलकर 11 नवंबर 1675 को इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण गुरु तेग बहादुर को सार्वजनिक रूप से फांसी देने का आदेश औरंगजेब के द्वारा जारी किया गया। औरंगजेब की इस घोषणा के बाद चांदनी चौक में उनके 3 साथी भाई माटीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी पर अलग अलग तरह की यातनाएं की गईं और अंत में गुरु तेग बहादुर का सिर काट दिया गया। 1784 में गुरुद्वारा शीशगंज उनकी मृत्यु के उसी स्थल पर बनाया गया। गुरु तेग बहादुर को धर्म की रक्षा के लिए और धर्मांतरण का जो अवैध रूप था उसके विरोध करने के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। गुरु तेग बहादुर ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, लेकिन अवैध रूप से धर्मांतरण की जो स्थिति है उसको स्वीकार नहीं किया। इस रूप में उनके बलिदान के कारण गुरु तेग बहादुर को सिख धर्म में एक अलग ही स्थान दिया जाता है। यह हमारा 21 अप्रैल 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे।
बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।